हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गरिमा पोछा लगा रही होती है, तभी उसकी सास शारदा कीचड़ से सने पैर लेकर आती है और सीधा अंदर की ओर चली जाती है। साफ किया हुआ घर जब गरिमा की सास की वजह से वापस गंदा होता है, तो ये देखकर गरिमा अपनी सास शारदा से कहती है, माँ जी, अभी तो मैंने पूरे घर में पोछा लगाया है और अब आप गंदे पैर लेकर घर में घूमने लगी। थोड़ी देर बाहर ही रुक जाती ना, सूखने के बाद घर में आ जाती। कम से कम मेरी मेहनत तो नहीं बढ़ती। कितनी बार कहा है तुझसे कि मुझसे बहस मत किया कर। अरे एक बार ही तो पोछा लगाया है, लगा लियो 2 बार, और इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अब तू छोटी छोटी बातों के लिए मुझे बोलेगी। नहीं माँ जी, मैं आपको कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। मैं तो बस इतना बोल रही हूँ कि 2 मिनट बाहर ही रुक जाती तो घर भी सूख जाता ना। आप गीले फर्श पर कीचड़ लगाकर घर में आ गई। अच्छा, अब मैं तेरी वजह से अपने ही घर के बाहर इंतजार करूं कि महारानी कब पोछा लगाना होगा, कब फर्श सूखेगा और तब मैं अपने घर के अंदर आऊं। तू यही चाहती है? माँ जी, आप मेरी बातों को गलत समझ रही हो। अरे मेरा ये मतलब नहीं था। खैर कोई बात नहीं, अब तो आप अंदर आ ही गई हो। जाओ अब अंदर अपने कमरे में आराम कर लो। बहू, मैं देख रही हूँ कि तेरी कुछ ज्यादा ही जुबान चलने लगी है। अब तो तू अपनी सास से बहस कर रही है। पहले का सबक भूल गई है क्या, या जो अब वापस से याद दिलाऊं मैं तुझे अच्छे से? नहीं माँ जी, मुझे माफ करना। मैं आपको ठेस नहीं पहुँचाना चाहती थी, लेकिन आपको मेरी बातें बुरी लगी तो मैं माफी मांगती हूँ। लेकिन सच में मेरा वो मतलब नहीं था। कोई बात नहीं बहू, तेरा जो भी मतलब हो, अब मैं तुझे असली मतलब समझाती हूँ। तुझे तो अब रोज की ही आदत लग गई है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं ना। कोई बात नहीं, अब समझाती हूँ। माँ जी कोई बात नहीं, आप जाइए, मैं वापस से पोछा लगा दूंगी। मुझे कोई परेशानी नहीं है दोबारा काम करने में। मैं वैसे भी तो सारा दिन घर में ही रहती हूँ। तू मुझे ताने दे रही है। एक तो मेरे बेटे की कमाई खाती है, तू ऊपर से अब मुझे उल्टा बोल रही है। इतना बोलकर शारदा अपनी बहू को बहुत मारती है। गरिमा बेचारी अपनी सास के अत्याचारों से परेशान थी, लेकिन फिर भी वो कुछ बोल नहीं सकती थी, क्योंकि वो अपने पति की सोच के लिए रुक गई थी। क्योंकि गरिमा का पति गरिमा से ज्यादा अपनी सास की बात सुनता था, इसीलिए गरिमा अपने पति को कुछ नहीं बोलती और शांत रहा करती। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। शारदा अपनी बहू पर अत्याचार करने लगती है। गरिमा भी घर से ज्यादा दूर नहीं जाती, इसीलिए जैसे तैसे वो अपने ससुराल में ही एडजस्ट कर लेती है। एक दिन शारदा अपनी पड़ोसन कमला के साथ बैठकर बातें कर रही थी, तभी गरिमा आकर कहती है, माँ जी, मेरी माँ का फोन आया था। उनकी थोड़ी तबीयत खराब है, तो वो मुझे अपने पास बुला रही हैं कुछ दिनों के लिए। आप कहो तो मैं कुछ दिनों के लिए जाऊँ अपने मायके। बहू, अगर तू अपनी माँ के घर चली जाएगी तो तेरी सास का ध्यान कौन रखेगा? वो भी तो बेचारी अकेले ही रहती है। तेरा पति तो शहर के बाहर रहता है, तो तू अपनी सास की भी तो सोच। आंटी जी, मेरी माँ की काफी ज्यादा तबीयत खराब है और शादी के बाद अब तक मैं अपने मायके भी नहीं गई हूँ। माँ को मेरी याद आ रही है कब से, तभी तो वो मुझे इतना याद कर रही है ना। अरे बहू, तेरी माँ को तो आदत हो गई है अब अकेले रहने की, तो याद आएगी तो भी अकेले रह सकती है। लेकिन तेरी सास तो कभी अकेले रही ही नहीं है। तू बस अपनी माँ के बारे में ही सोच रही है बहू। ठीक है आंटी जी, मैं आपकी बात समझ गई हूँ, लेकिन माँ जी इतना तो हो ही सकता है ना कि मैं कल सुबह जाऊँ, कुछ देर माँ से मिलकर वापस शाम तक घर आ जाऊँ। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। बहू, तू दिमाग से क्या सच में पैदल है? लेकिन माँ जी अब तो कोई। मुझे कुछ नहीं सुनना। गलतियों की तो तुझे आदत ही हो गई है। चल अब जा रसोई में और खाना बना। अपनी माँ के घर जाने का सपना भूल जा, तू समझी? ठीक है माँ जी, अगर आपको इसी में खुशी मिलती है कि मैं अपनी माँ के घर ना जाऊँ तो यही सही। अच्छा है, जल्दी समझ गई, वरना तुझे समझाने के और भी तरीके हैं। अब रसोई में जाकर हाथ भी चला ले, सारा काम बिखरा पड़ा है। बस मुंह खोलने का बहाना चाहिए होता है तुझे तो। शारदा अपनी बहू को वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। गरिमा भी बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही चलता रहता है। शारदा अपनी बहू को हर छोटी बड़ी बातों में रोक टोक करने लगती है और कभी गरिमा अपने हक के लिए आवाज उठाकर अपनी सास से कुछ बोलने लग जाए तो शारदा उस पर हाथ उठाने लगती और घर से बाहर निकालने की धमकी देती। बेचारी गरिमा चुपचाप से ये सब सह रही थी। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। शारदा का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। कुछ दिनों बाद नवरात्रि आने को थे। गरिमा नवरात्रि का सामान लेकर घर आती है। सारा सामान देखकर शारदा को बहुत गुस्सा आता है और वो गरिमा से कहती है, ये पैसे क्या तू अपने मायके से लाई थी जो पानी की तरह बहा रही है? माँ जी, नवरात्रे आ रहे हैं
तो ये सब तो लगाना ही था ना। मैं नवरात्रों से कुछ दिन पहले इसलिए लेकर आ गई क्योंकि नवरात्रों के समय ये सब दुकान पर और भी ज्यादा महंगे मिलने लगते हैं ना। तेरी सास हूँ मैं, घर में कुछ भी आ रहा है जा रहा है, इन सब चीजों की पूरी खबर मुझे होनी चाहिए। और तू है कि मुझसे पूछना तो दूर, लेकिन मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझ रही है, कुछ ज्यादा ही अकल लगा रही है। माँ जी, मैंने तो बस इसलिए ये सब किया क्योंकि माता के दिन आ रहे थे तो हमें खुशी मनानी चाहिए, और मुझे लगा ये सब सामान लाने से आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी, तो बस इसीलिए मैं क्या, मैं ले आई सामान है ना। तू कहीं ये पैसे लेकर अपने मायके तो नहीं देती है ना, तभी तो हर 2 दिन में सामान खत्म हो रहा है और तू पैसे मांगने आ जाती है मेरे पास। माँ जी आप ये क्या बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने मायके और ससुराल दोनों को ही अलग रखती हूँ माँ जी। मेरी माँ इतनी भी गरीब नहीं है कि अपनी बेटी से मांग कर खाए। अब बस कर तू, अब मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ और तेरी माँ को भी। जुबान चलाना बंद कर। शारदा के ताने अब गरिमा की माँ को भी लगते हैं, जो कि गरिमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। कई बार तो गरिमा ने शारदा को मना भी किया, लेकिन शारदा अपने आगे किसी की कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। अब नवरात्रि का पहला दिन था और गरिमा माता रानी की पूजा अर्चना कर रही थी। तभी शारदा के घर में एक छोटी बच्ची आती है, जिससे गलती से वास टूट जाता है। ये देखकर शारदा को बहुत गुस्सा आता है और वो जाकर बच्ची को थप्पड़ मारती है। वो बच्ची रोती हुई कहती है, आंटी आप मुझे क्यों मार रही हैं? मुझसे गलती से वास गिरा है। सच में मैंने जानबूझकर नहीं गिराया। सच में मैं बस रास्ता भूल गई थी इसलिए यहाँ आई। एक तो मेरा नुकसान कर दिया, ऊपर से अब झूठ भी बोल रही है। तुझे तेरी माँ ने यही सिखाया है क्या? शारदा उस बच्ची को वापस मारने लगती है। ये देखकर गरिमा को और गुस्सा आता है और वो उसके हाथ में कांच की बोतल थी, जिसे वो तेज से के शारदा की ओर फेंकती है और गरिमा कहती है, मैंने सोचा तुम्हें अक्ल आ जाएगी, लेकिन तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने बच्ची पर हाथ उठाया। आज तुमने सारी सीमा पार कर दी है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बहू मुझे माफ कर दे। बहू में पता नहीं कहाँ से काली आ गई, माफी मांगने में ही भलाई है। अब मैं आगे से कभी कुछ गलत नहीं करूंगी, जैसा तू बोलेगी वैसा करूंगी। मैं बच्ची से भी माफी मांगती हूँ। शारदा अपनी बहू का काली रूप देखकर घबरा जाती है और अपनी बहू से माफी मांगने लगती है। उसके बाद कभी भी शारदा अपनी बहू से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती। निकिता और धीरज एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और घर वालों को कब से अपनी शादी के लिए मना रहे थे, लेकिन निकिता के घर में कोई भी राजी नहीं था, जिसके कारण दोनों ने एक दिन मंदिर में शादी कर ली। इस कारण से निकिता के घर वालों ने उसे बुलाना बंद कर दिया। शादी के बाद धीरज और निकिता उसी के घर में एक साथ रहने लगे और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। ऐसे ही दिन बीतते गए और एक दिन धीरज का बिजनेस घाटे के कारण बंद हो गया और इस टेंशन में वो ड्रिंक करने लगा और इस बात की टेंशन उसे इतनी हो गई कि वो ठीक से खाता पीता तक नहीं था, जिस कारण वो कुछ समय में बीमार हो गया, जिसके बाद कुछ ही समय में धीरज की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद निकिता अपने पति के सर को अपनी गोद में रखकर बहुत रोती है और अपने मम्मी पापा को कॉल करके सब बताती है। ये सब सुनकर उसके पिता लोकेंद्र अपनी पत्नी कृष्णा से बोलते हैं, मैं बोलता था ना, माँ बाप को दुखी करके कोई खुश नहीं रह सकता। अब तो आप चुप हो जाइए, हमारी बच्ची के साथ अनर्थ हो गया। हमें अपना गुस्सा थूककर उसके पास जाना चाहिए, आखिर है तो वो हमारी ही बच्ची। लोकेंद्र और कृष्णा अपनी बेटी के घर जाते हैं, जिसके बाद निकिता अपनी मम्मी के गले लगकर खूब रोती है। धीरज के संस्कार के बाद निकिता के माता पिता उसको अपने साथ घर ले आते हैं। इस घटना के बाद से निकिता चुपचाप से रहने लगी थी। ना वो किसी से बात करती, ना ही ठीक से कुछ खाती और समय बीतता जा रहा था। लेकिन उसकी ये हालत देखकर उसके माता पिता भी बहुत परेशान थे। कुछ सालों बाद निकिता की हरकतों में सुधार आने लगा और वो हंसने बोलने लगी और इतने सालों बाद निकिता को हंसता खेलता देखकर उसकी माँ बहुत खुश हुई और वो अपने पति को निकिता के बारे में बोलती है। निकिता अब थोड़ा खुश रहने की कोशिश कर रही है, क्यों ना हम निकिता की दूसरी शादी करा दे।
आखिर कब तक वो ऐसे जिंदगी गुजारेगी? अभी उसने देखा ही क्या है? हाँ बात तो सही है, पूरी जिंदगी पड़ी है, दूसरी शादी होगी, वहाँ कम से कम अपने इस अतीत को भुलाकर आगे तो बढ़ेगी। अपने माता पिता की ये बात सुनकर निकिता बोलती है, मुझे नहीं करनी कोई दूसरी शादी, समझ गए आप दोनों? अगर दोबारा मेरी दूसरी शादी की बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और अगर आप दोनों को मैं बोझ लग रही हूँ ना तो मुझे किसी आश्रम में भेज दो। नहीं बेटा, बच्चे कभी माँ बाप के लिए बोझ नहीं होते। मैं तुझे सिर्फ इतना कह रहा हूँ, हमारे बाद तुम्हारा कौन ध्यान रखेगा? तुम्हें आगे बढ़कर अपने नए जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। मैं तुम्हें 1 हफ्ते तक का समय देता हूँ, जो भी तुम्हारा डिसीजन होगा वो मुझे मंडे तक बता देना। निकिता के माता पिता इतना बोलकर वहाँ से चले जाते हैं और निकिता आंखों में आंसू लेकर सोफे पर बैठ जाती है और अपने मन में बोलती है, शायद पापा सही कह रहे हैं, मैं कब तक यहाँ रहूंगी? भाई भी शादी कर लेगा, भाभी आ जाएगी, मुझे धक्के देकर इस घर से निकाल देगी। इससे अच्छा है कि जैसा मम्मी पापा कह रहे हैं वैसा ही कर लो। शाम को जब सब टेबल पर खाना खाने बैठते हैं, तब निकिता सबके सामने अपने मम्मी पापा को खाना खाते हुए बोलती है, मम्मी पापा, आप जहाँ मेरी शादी करवाना चाहते हैं वही करवा दीजिए, लेकिन हाँ, जिससे भी करवाएंगे उसे मेरी पहली शादी का सच जरूर बता देना। बहुत जल्दी फैसला ले लिया बेटा तुमने, चलो अच्छा करा। मैं रिश्ते की बात चलाती हूँ। निकिता टेबल से उठकर चली जाती है और कुछ दिनों बाद निकिता के लिए कोई रिश्ता बताता है और उसके माता पिता घर बार अच्छा देखकर उसकी शादी प्रदीप नाम के लड़के से कर देते हैं। निकिता अपने ससुराल में पुरानी बातें भुलाकर आगे बढ़कर एक नई शुरुआत करती है, लेकिन उसका पति प्रदीप पहले ही दिन निकिता से जबरदस्ती करता है और वो बेचारी ये सोचकर सह लेती है कि शायद यही उसका नसीब है। और ऐसे ही एक दिन जब वो काम से लौटकर घर आता है तो वो निकिता की शक्ल देखकर बोलता है, तेरी लिपस्टिक कैसे उतर गई इतनी जल्दी? और बाहर क्या कर रही थी? किसे देख रही है बाहर? किसी को भी नहीं, मैं तो बस ऐसे ही खड़ी थी। प्रदीप निकिता को मारता है, साथ ही उसे पत्नी होने का दर्जा तक नहीं देता। उसे अपनी पैरों की जूती के बराबर समझ के उसके साथ नौकरानी जैसा बर्ताव करता और अपनी हवस मिटाता। रोज की तरह प्रदीप घर आता है और आकर सीधा ही निकिता के पास आकर उसे सजा दजा देखकर बोलता है, कौन आया था जो इतना सज धज के बैठी है और ये बेडशीट भी नहीं बिछी हुई है? मुझे समझ में नहीं आता कि आप हमेशा मुझ पर शक ही क्यों करते रहते हैं। अगर इतना ही शक है तो कैमरा लगवा लो ना घर में। मैं तैयार आपके लिए हुई थी और किसी के लिए नहीं। निकिता के जुबान चलाने पर वो उसके मुंह में कपड़ा डालकर उसे खूब मारता है ताकि बाहर उसके चिल्लाने की आवाज किसी को ना जाए। और एक दिन निकिता जब मार्केट जाती है तो वो प्रदीप को किसी और लड़की के साथ घूमते हुए देखती है। वो लड़की प्रदीप की बाइक पर पीछे बैठकर उसे कसकर पकड़े हुई थी। ये सब देखकर निकिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो घर आ जाती है। अपने पति की बेवफाई जानते हुए भी वो सब कुछ सहती रहती है। ऐसे ही कुछ महीने बाद पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है कि तभी उसके पास प्रदीप का कॉल आता है और वो उसे बोलता है, मेरा खाना मत बनाना, मुझे नाइट ड्यूटी लगानी है, मैं घर नहीं आऊँगा। वो समझ जाती है कि प्रदीप जरूर उसी लड़की के साथ होगा, जिसके बाद वो अब इन सब बातों से निकलने की सोचकर अपनी माँ को कॉल लगाकर उसे बोलती है, मम्मी, प्रदीप मुझे धोखा दे रहा है। वो आज तक मुझे मारता रहा, मुझ पर अत्याचार करता रहा, लेकिन ये बात मैंने आपको नहीं बताई ताकि आपको तकलीफ ना हो। लेकिन अब पानी मेरे सर से ऊपर जा चुका है। अब प्रदीप दूसरी लड़कियों के साथ घूमता भी है। उसने आज तक मुझे कभी अपना पत्नी होने का दर्जा दिया ही नहीं। तूने आज तक ये बात हमसे छुपा कर रखी क्यों बेटा? पापा ने एक बार बोला था कि माँ को दुखी करके कभी किसी को सुख नहीं मिलता, लेकिन मैंने तो आपकी पसंद से शादी की ना। शायद भगवान ने मेरे नसीब में खुशी लिखी ही नहीं है। अब मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि मुझे आकर यहाँ से ले जाओ। मैं इस आदमी के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। बेटा, मैं तेरे पापा के साथ अभी आती हूँ। निकिता के मम्मी पापा उसके घर उसे लेने आ जाते हैं
और प्रदीप को कॉल करके बोलते हैं। हमें तुम्हारी करतूतें पता लग गई हैं। तुमने बहुत अत्याचार करे हैं निकिता पर। हम अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जा रहे हैं, और हाँ, इसे लेने के लिए गलती से भी मत आ जाना। हम जल्दी ही डाइवोर्स पेपर भेजेंगे, क्योंकि मेरी बेटी को अब तुम जैसे जानवर के साथ नहीं रहना। निकिता को कुछ समय बाद एक बेटा होता है और वो अपने बेटे को देखते हुए अपनी माँ से बोलती है, अब मैं किसी पर बोझ बन के नहीं रहूंगी। मैं अपना और अपने बेटे का खर्चा खुद उठाऊंगी। आपने मेरे लिए इतना किया, वही बहुत है। निकिता थोड़े दिनों बाद ही जॉब पर लग जाती है और उसके बच्चे को उसकी माँ संभालती है, और अब वो जॉब जाकर अपना घर चलाती, और ऐसे ही धीरे धीरे वो पुराने वक्त को एक बुरा सपना समझकर भूल जाती है और जिंदगी में आगे बढ़ती है। और अब वो किसी और के भरोसे नहीं बल्कि अपने दम पर जिंदगी जीती है। जानवी के माता पिता उसकी शादी प्रिंस नाम के लड़के से करवा देती है, और वो शादी के बाद अपने ससुराल में पहला कदम रखती है, जहाँ उसकी ननद मधु अपने भैया भाभी का स्वागत करते हुए उन्हें अंदर बुलाती है। आइए आइए भाभी, अंदर आइए, मैं आपको सबके कमरे दिखाती हूँ। जानवी को मधु सारे कमरे दिखा देती है, और जानवी इतना बड़ा घर देखकर मन में बोलती है, इतना बड़ा घर कितना आलीशान लग रहा है। कुछ दिनों तक तो जानवी के साथ मिलकर मधु काम करवाती है, लेकिन फिर वो सोचती है, अब तो भाभी आ गई है, अब तो सारा काम करना उनकी जिम्मेदारी है। फाइनली मैं फ्री हो जाऊंगी। जानवी बहुत ही भोली थी और मधु ये सोचकर उसका फायदा उठाने लग जाती है, और एक दिन उससे बोलती है, अब तो मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। भाभी, मेरे कमरे में जरा झाड़ू लगा देना। अभी लगा देती हूँ दीदी। जल्दी, और फिर पोछा भी लगा देना। और भाभी, फैन ऑफ कर दो, ठंड लग रही है मुझे। कितनी ठंड है। जानवी मधु के कमरे से काम करके चली जाती है, और मधु अपने कमरे में बैठी बस खाती पीती रहती और ऑर्डर दिया करती। कुछ दिनों तक तो मधु अपना छोटा मोटा काम खुद कर लिया करती, लेकिन अब उसको जानवी की आदत हो गई थी, जिसके कारण या तो वो पूरा दिन टीवी देखती या फिर कानों में हेडफोन लगाकर गाने सुनती रहती। जानवी सुबह रोज अपने पति और ससुर को ऑफिस भेजकर हर रोज की तरह मधु के कमरे में सफाई करने आती है। ऐसे ही जानवी सफाई कर रही होती है, तभी मधु अपनी भाभी को बोलती है, भाभी कहाँ हो? हाँ बोलो दीदी, क्या हुआ? भाभी, बहुत तेज भूख लगी है, खाना लगा दो और आप भी खा लो मेरे साथ। अभी लाती हूँ। भाभी, आते हुए पानी लेते आना। पानी का ग्लास भी खुद उठाकर वो नहीं पीती थी, और उसकी कामचोरी ने हद मचा दी थी। ऐसे ही दिन गुजरने लगा और रात हो गई। प्रिंस और उसके पापा अपने ऑफिस से घर आते हैं, और उनके घर आते ही मधु रोज उनके सामने काम करने का नाटक किया करती। ऐसे ही एक दिन जानवी कपड़े धोने लगती है और सारे कपड़े धुल जाते हैं, लेकिन तभी प्रिंस जल्दी ही घर ऑफिस से आ जाता है, और अपने भाई को देखकर मधु जबरदस्ती अपनी भाभी के साथ कपड़े धुलवाने लगती है। कुछ देर बाद जानवी रसोई में जाकर रात का खाना बनाकर रख देती है, और जब सब एक साथ टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, तभी मधु सबके लिए खाना लगा देती है, और प्रिंस खाना खाते हुए बोलता है, अरे खाना किसने बनाया है? बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है, मजा आ गया। मैंने बनाया है भाई। हाँ, खाना सच में बढ़िया बनाया है मधु, लेकिन तू कब से इतना बढ़िया खाना बनाने लग गई? पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा मेरा। हाँ, क्या ग्रेवी है पनीर की, मजा आ गया। बेचारी जानवी सब कुछ देखती हुई भी कुछ नहीं बोल पाती। ऐसे ही एक दिन मधु के लिए एक अच्छा रिश्ता आता है। सही मुहूर्त देखकर कुछ दिनों में उस लड़के से उसकी सगाई हो जाती है। समय गुजरता है, जानवी रोज की तरह काम करती रहती है, और मधु अपने भाई और पापा के घर आने के टाइम पर उनके सामने काम करने लगती है। लेकिन मधु को जब हर वक्त काम करते हुए देखकर प्रिंस कमरे में जाकर जानवी से बोलता है, मेरी बहन को नौकरानी बना दिया तुमने जब से आई हो। मैंने तुम्हें काम करते हुए नहीं देखा, वही काम करती नजर आती है। तुम यहाँ आराम करने के लिए आई हो क्या? चुप रहिए आप। अगर आपको लगता है कि मधु ही सारा काम करती है तो सच मैं बताती हूँ आपको। आराम मैं नहीं, तुम्हारी कामचोर बहन करती है।
मधु सबसे बड़ी कामचोर है और आपके और बाबूजी के आते ही काम करने का नाटक करने लगती है। खाना मैं बनाती हूँ और नाम ये अपना लगाती है। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इतने दिनों तक ये बात छुपा कर क्यों रखी? मैंने सोचा शादी के बाद जिम्मेदारी पड़ेगी तो अपने आप समझ जाएगी। कम से कम अपने घर तो आराम कर ले, शादी के बाद तो उसे काम करना ही है। मैं अभी जाकर उससे बात करता हूँ। रुकिए, कोई बात नहीं, कुछ मत बोलो मधु से। वैसे भी कुछ दिनों बाद उसे अपने ससुराल जाना ही है। दिन गुजरने लगते हैं और कुछ दिनों बाद मधु की शादी उसके मंगेतर हिमांशु से हो जाती है और विदाई के समय प्रिंस मधु से बोलता है, मधु, ससुराल में हमें कोई बुराई मत दिलवाना, सारा काम जिम्मेदारी से करना, नहीं तो सारी बात माँ पर आएगी कि इसकी माँ ने कुछ नहीं सिखाया होगा। शिकायत का मौका नहीं देना किसी को। शादी के बाद मधु अपने ससुराल आती है, जहाँ उसकी सास आरती की थाली लेकर उसका स्वागत करती है। दिन गुजरते जाते हैं। मधु की मेहंदी उतरने के बाद उसकी सास माला उससे बोलती है, बेटा आज से तुम काम कर सकती हो। ओफो, अब ये सारा काम करना पड़ेगा। हे भगवान। इतना सारा काम देखकर मधु घबरा जाती है। मधु अपने भाई की बात को याद करके जैसे तैसे काम करने लगती है। ऐसे ही एक दिन रसोई में गंदे बर्तनों को देखकर वो गुस्से में बोलती है, मेरे ऊपर तो बर्तनों का ढेर लगा रखा है और अभी कपड़ों का भी पहाड़ बना हुआ है। पहले कपड़े धोऊं कि बर्तन धोऊं? एक काम करती हूँ, पहले कपड़े धो लेती हूँ, फिर खाना बनाऊंगी और शाम को सारे बर्तन धो दूंगी। मधु कपड़े धोकर सुखाकर रसोई में खाना बनाने चली जाती है और खाना बनाकर डालकर अपनी सास और अपने लिए ले आती है। दोनों खाना खाकर बर्तन वहीं छोड़कर अपने अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। शाम को जब माला बर्तन उठाकर रसोई में रखने जाती है तो वो बर्तनों का ढेर देखकर बोलती है, ये क्या, इसने सुबह के बर्तन अभी तक नहीं धोए? माला मधु के कमरे में जाकर उसे उठाती है, लेकिन मधु गहरी नींद में आराम से सो रही होती है। लेकिन माला उसे उठाने की कोशिश करते हुए बोलती है, बहू उठ, बहू। ए मधु, कितनी गहरी नींद में सो रही है, जैसे काफी सालों से नींद पूरी ना हुई हो। अभी रुक तू। कौन है? कौन है? मम्मी जी आप हैं? आपने मेरे ऊपर पानी क्यों फेंका? उठ नहीं रही थी इसलिए। तो मुझे बोलकर हिलाकर भी तो उठा सकती थी ना। उठाया था लेकिन तो फिर भी नहीं उठी। फालतू की बातें छोड़ और ये बता कि अभी तक बर्तन क्यों नहीं धोए? अपनी काम चोरी अपने घर पर दिखाइयो, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। जा जाकर बर्तन धो। मधु को अपने भाई की बात याद आती है और वो बिना बहस किए अपना काम करने चली जाती है। बर्तन धोते हुए वो अपनी भाभी को मन में याद करके बोलती है, भाभी के साथ मिलकर अगर मैंने काम करवाया होता तो आज मैं इतना आलसी ना होती। अब मैं अपना आलस दूर करूंगी और सारे काम करूंगी, किसी को बोलने का कोई मौका नहीं दूंगी। मधु घर का सारा काम करने लगती है और वो कामचोरी छोड़कर मेहनती कामकाजी बहू बन जाती है। ऐसे ही एक दिन शाम होने पर मधु अपनी भाभी को कॉल करती है और उसकी भाभी फोन उठाकर बोलती है, आज कैसे फोन किया आपने? भाभी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। आज तक घर के सारे काम आपने अकेले किए और मैं बस सबके सामने अपना नाम लेती रही। कोई बात नहीं, अब बस तुम अपने परिवार के बारे में सोचो, बाकी पुरानी बातें भूल जाओ। भाभी क्या आप मेरी भैया से बात करवा सकते हो? जानवी प्रिंस से मधु की बात करवा देती है और मधु प्रिंस से बातें करते हुए उसे सब सच बताती है, जिस पर प्रिंस बोलता है, मुझे ये बात पहले से ही पता थी। मैंने तुझे इसीलिए बोला था कि शादी के बाद हमें कोई बुराई मत सुनवाइयो। और ये बता, अब तो तू घर का काम करती है ना, या कामचोर बन के वहाँ भी बैठी रहती है? बेटा अब पता चल रहा होगा तुझे, अकेले सारा काम करना पड़ता होगा ना। नहीं भैया, अब मैं घर का सारा काम खुद से करती हूँ। अब मैं सुधर गई हूँ। मुझे पता है कि आलस हमें कितना बड़ा कामचोर बना देता है। चलो अकल तो आई, देर से ही सही। जब जिम्मेदारियों का बोझ मधु के सर पर पड़ता है तो वो कामचोर ननद से एक कामकाजी बहू बन जाती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।